साइबर अलर्ट के प्रायोजक हैं केंद्रीय गृह मंत्रालय का इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C। साइबर अपराधियों का मत लो टेंशन, स्टॉप, थिंक एंड देन टेक एक्शन। और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सतर्क रहें, साइबर सुरक्षित रहें। इस बार आपको बताएंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते खतरों के बारे में। मैं हूं ममता चोपड़ा। ये नहीं, मैं हूं ममता चोपड़ा। हैरान मत हो, ये है मेरा डीप फेक। कैसे साइबर अपराधी इसको इस्तेमाल कर अपने स्किल्स को कर रहे हैं तेज और हमारे लिए बढ़ा रहे हैं खतरा। अगर इसके पास डेटा पूरा अवेलेबल है, ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस कर लेता है, तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट डीप फेक वीडियोस बनाना, ऑडियो बनाना, इमेज बनाना। अब जो भी देख रहे हैं, चाहे वो कोई वीडियो है, फोटो है, उस पर आँख बंद करके भरोसा ना करें। जीरो ट्रस्ट पॉलिसी हमेशा फॉलो करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं साइबर अलर्ट और मैं हूं ममता चोपड़ा और आज आपको बताऊंगी एआई के खतरों के बारे में। ये नहीं, मैं हूं ममता चोपड़ा। हैरान मत हो, ये है मेरा डीप फेक, बिल्कुल मेरे जैसा। और इस डीप फेक में ये बिल्कुल मेरी तरह ही बोलती है, मुस्कुराती है। पहचानना मुश्किल है कि ये असली है या नकली। और इस तकनीक के बढ़ते दुरुपयोग से साइबर दुनिया में खतरे की आहट अभी से सुनी जा सकती है। कार्यक्रम में आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे ये साइबर अपराधी बन रहे हैं स्मार्ट। क्यों? एआई को बना रहे हैं अपनी स्कैमिंग का पार्ट। बहुत ही क्रिएटिवली ये अपराधी साइबर दुनिया में काम कर रहे हैं। कई तरह से एआई को यूज किया जा रहा है। जरा सोचिए, ये जो आपको फिशिंग मेल्स आती रहती हैं हर रोज, इतनी सारी फेक ईमेल्स, कैसे? एआई है ना, बस कुछ प्रॉम्प्ट्स और फटाफट फिशिंग मैसेजेस और ईमेल्स हो जाती हैं तैयार। और ये जो आपको वेडिंग इनविटेशंस या फिर आरटीओ के चालान या फिर सरकारी योजनाओं की एपीके फाइल्स के मैसेजेस मिलते रहते हैं, इन्हें कौन तैयार कर रहा है? ऑफ कोर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपको याद है डीके बोस केस? कार्यक्रम में बताया था ना। झारखंड के जामताड़ा से संचालित एक बड़े और हाईटेक साइबर ठगी करने वाले गिरोह का नाम है डीके बॉस, जिसका झारखंड पुलिस ने भांडाफोड़ किया था। और ये करते क्या थे? साइबर धोखाधड़ी के लिए ये मैलवेयर वाली एपीके यानी एंड्रॉयड पैकेज किट्स तैयार करते थे, जिन्हें लोगों के मोबाइल पर इंस्टॉल करवाकर ये स्कैम करते थे। और यही नहीं, अन्य साइबर अपराधियों को भी ये मैलवेयर वाली एपीके बेच देते थे। इनके पास एक पूरा डैशबोर्ड था जिसमें सभी पीड़ितों की डिटेल्स अपलोडेड थी। मतलब देखिए, इनके पास से 2,70,000 मैसेजेस, 2,08,000 पीड़ितों का डेटा भी बरामद हुआ, जिनमें 2 बड़े बैंकों के 2,500 कस्टमर्स के बैंकिंग क्रेडेंशियल्स भी शामिल थे। इस गिरोह ने देश भर में 415 से अधिक साइबर अपराध के मामलों को भी अंजाम दिया था। ठगी के लिए ये गिरोह मैलवेयर्स, फेक ईमेल्स आदि तैयार करने के लिए चैट जीपीटी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स को ही यूज किया करते थे, यानी एआई का इस्तेमाल साइबर अपराध के लिए। और आज किस हद तक इसके दुरुपयोग का खतरा बढ़ गया है, इसे समझने के लिए आपके सामने हम रखना चाहेंगे एक ऐसी रिपोर्ट जो विश्व की पहली रिपोर्ट है जिसमें यह स्वीकार किया गया है कि कैसे एआई के ऑनलाइन टूल्स का दुरुपयोग किया जा रहा है। सितंबर 2025 में एंथ्रोपिक ने अपने एआई प्लेटफॉर्म क्लाउड एआई के एक अत्यंत एडवांस साइबर जासूसी हमले में प्रयोग का पता लगाया। एंथ्रोपिक का मानना है कि यह हमला चीन से जुड़े एक स्टेट स्पॉन्सर्ड ग्रुप GTG1002 के द्वारा किया गया था। इन्होंने लगभग 30 ऑर्गेनाइजेशंस को निशाना बनाया। कुछ में डेटा ब्रीच कर भी लिया गया। आमतौर पर यह काम करने के लिए किसी भी व्यक्ति को काफी मेहनत और वक्त लगता है, यानी स्क्रिप्ट लिखें, कोड्स डेवलप करें। लेकिन अब देखिए कि इन्होंने ये एआई के साथ कैसे कर डाला। हैकरों ने इस अभियान के लिए एंथ्रोपिक के एआई सिस्टम क्लाउड का उपयोग किया। उन्होंने सिर्फ निर्देश दिए, जबकि क्लाउड ने 80 से 90% काम खुद ही कर डाला, और वो भी ऐसी तेजी से जो कोई इंसान नहीं कर सकता। ये पिछले हमलों की तुलना में इस बार एक बड़ा बदलाव था, जहां इंसान की भूमिका बहुत अधिक हुआ करती थी पहले, लेकिन यहां बहुत कम। क्लाउड को हमलावरों ने एक तरह के रोबोटिक असिस्टेंट की तरह इस्तेमाल किया, जो पूरे हमले को छोटे छोटे कामों में बांट कर ही किया करता था, जैसे कमजोरियों को स्कैन करना, वल्नरेबिलिटीज को स्कैन करना। यही नहीं, बल्कि
क्रेडेंशियल्स को चोरी करना, लॉगिन डेटा की जांच करना, उनको वैलिडेट करवाना, नेटवर्क के अंदर आगे कैसे बढ़ना है ये भी सोचना, डेटा निकाल लेना, डेटा एक्सट्रैक्ट कर लेना। और हैकर्स ने क्लाउड के निर्देश इतने सावधानी से बनाए कि उसे ये समझ ही नहीं आए कि वो किसी बड़े हानिकारक अभियान का हिस्सा है। और इस तरह हैकर बिना ज्यादा मेहनत किए केवल इंस्ट्रक्शंस देते हुए हैक कर पाए, जैसा आमतौर पर सिर्फ किसी नेशनल लेवल की एजेंसी में ही एबिलिटी होती है। लेकिन ये एबिलिटी आ गई इन हैकर्स के हाथ में क्योंकि इनके पास था एआई टूल। इस हमले की सबसे बड़ी खासियत यही थी कि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ही अधिकांश काम खुद किया। इंसान केवल डिसीजंस ले रहे थे, जैसे अभियान कब शुरू करना है, टारगेट कौन होगा, स्कैनिंग से आगे बढ़कर अगली स्टेज में हमें कब जाना है, जो क्रेडेंशियल्स हासिल कर लिए हैं एआई ने, अब उन्हें हम कैसे यूज करें, कौन सा डेटा है जो हमें हासिल करना है, कौन सा डेटा छोड़ देना है। और फिर एआई सिस्टम क्लाउड ने डेटा निकालने का काम शुरू किया, जिसमें शामिल था डेटाबेस, संवेदनशील सूचनाएं पहचान कर उन्हें हासिल करना, फिर डेटा को एनालाइज करना। और ये पूरा काम एआई खुद कर रहा था क्योंकि उसे इंस्ट्रक्शंस दी गई थी। जरा सोचिए, गैर जिम्मेदार अपराधियों के हाथ में आई ये तकनीक क्या कुछ गलत नहीं कर सकती। उदाहरण, पहले टारगेट डिसाइड किया गया, जैसे किसी सुरक्षा संस्थान का डेटा हमें निकालना है। इसके लिए सबसे पहले एआई से एक स्क्रिप्ट तैयार करवाई गई। ये काम कैसे करेगी, इसके लिए अब टूल्स चाहिए। तो इन टूल्स के लिए इन हैकर्स ने मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल यानी एमसीपी यूज किया, जैसे एमसीपी स्कैनिंग टूल। और फिर वल्नरेबिलिटीज और सिस्टम की कमजोरियों के लिए एआई को इंस्ट्रक्शंस दी गई और उसने सिस्टम को स्कैन किया। जब एआई को वल्नरेबिलिटीज यानी कमजोरियां मिल गई तो फिर उसे कैसे एक्सप्लॉइट करें, इसके लिए भी एआई को इंस्ट्रक्शन दी गई। एआई ने कोड्स डेवलप किए और एआई ने ही सिक्योरिटी सर्विस पर इन कोड्स को भेज भी दिया और थ्रेट एक्टर्स को रिपोर्ट भी किया जो उसने काम किया है, उसका रिजल्ट क्या हुआ। जब थ्रेट एक्टर्स अप्रूव कर देते हैं तो फिर उसके बाद इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि आप लॉगिन पासवर्ड्स, ईमेल्स, एडमिन पासवर्ड्स आदि ये जानकारी चुराएं। डेटा चुराना ही है इनका मकसद। इस काम के लिए सर्वर कंटिन्यूअसली यूज हो रहा था, एमसीपी भी यूज किए जा रहे थे, जिसके लिए लॉगिन्स यूज करने पड़ते हैं। ओपन एआई के जरिए आप ये नहीं कर सकते हैं। तो जब क्लाउड ने रियलाइज किया कि यूजर इसे मिसयूज कर रहा है तो अकाउंट्स को सस्पेंड कर दिया गया और अपने सिस्टम में भी सिक्योरिटी को बढ़ाया गया। ये एक उदाहरण है जो अब तक रिपोर्ट किया गया है, लेकिन जरा सोचिए ऐसे कितने ही हैकर्स या ग्रुप्स काम कर रहे होंगे जो डेटा ब्रीच, रैंसमवेयर, बॉटनेट, डीडॉस अटैक जैसे साइबर क्राइम्स कर रहे होंगे, या फिर एपीटी यानी एडवांस पर्सिस्टेंट थ्रेट ग्रुप्स, स्टेट एक्टर्स इसका प्रयोग कर रहे होंगे। ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का साइड इफेक्ट। कोई थ्रेट एक्टर है, कोई मैनुअली उस काम को कर रहा है, उसमें बहुत टाइम लग सकता है। बट लेकिन एआई ने वो इतना एडवांस और 24/7 उसका टाइम बहुत मिनिमाइज कर दिया, प्रोसेस बहुत फास्ट कर दिया। एक साथ मैं 10 या 20 टारगेट को एक साथ टारगेट कर सकता हूँ, एक तरह से स्कैन कर सकता हूँ। मान लीजिए अगर कोई आप स्कैनिंग करते हैं, नॉर्मली वल्नरेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं, पेलोड बनाते हैं, वो उसमें बहुत टाइम लग सकता है। लेकिन एआई उस काम को ऑटोमेट कर सकता है। वो चीज़ कंटिन्यूस चलती रहेगी 24/7। उसके थ्रू आप स्क्रिप्ट निकाल सकते हैं। स्क्रिप्ट से होगा क्या, जो आप काम करवाना चाहते हैं आप बहुत ईजिली से वो करवा भी सकते हैं। वैसे आप अगर किसी भी एआई प्लेटफॉर्म पर जाकर ये कहें कि वे खतरनाक कोड बनाए आपके लिए, या फिर किसी की निजी जानकारी आपको बताए, या फिर अवैध काम के तरीके बताए, तो वो नहीं देगा। या फिर कोई भी आप उसे अवैध काम करने के लिए कहेंगे तो एआई प्लेटफॉर्म्स मना कर देंगे। क्यों? क्योंकि एआई को कुछ नियमों के तहत काम करने का निर्देश दिया होता है। यही आता है जेल ब्रेक का कॉन्सेप्ट, यानी किसी एआई सिस्टम जैसे चैट जीपीटी, सिरी आदि को उसके सुरक्षा नियमों और सीमाओं को तोड़कर ऐसे अवैध काम कराने की कोशिश करना जो वो सामान्य रूप से नहीं करता। एक तरह से एआई को हैक करना भी आप इसे कह सकते हैं, और फिर वो नियमों के खिलाफ जाकर भी आपके द्वारा कहे गए सभी काम करने लगता है, और इसका फायदा उठाते हैं अपराधी। जनरेटिव एआई की मदद से बहुत से साइबर फ्रॉड्स किए जा रहे हैं, जैसे आवाज तक की नकल की जाती है, आपको धोखा दिया जाता है और आपके पैसे हासिल करने का प्रयास किया जाता है। हेलो पापा,
हेलो दीदी, जल्दी से 50,000 रुपए भेज दो। 50,000 रुपए नंबर पर भेज दो। अचानक से पता चला मेरी एक फेक वीडियो बना के कि मेरे बाइक से एक्सीडेंट हो गया, और वो पता चला मेरे फैमिली मेम्बर्स को भेज दिया, मेरे पिताजी के पास या मेरे दादाजी के पास, और पैनिक में आके उन्होंने तुरंत 50,000 रुपये भेज दिए कि हॉस्पिटलाइज कर रहे हैं। पापा, मुझे इमरजेंसी हो गई, 40,000 रुपये जल्दी भेज दीजिए। आप जो भी देख रहे हैं, चाहे वो कोई वीडियो है, फ़ोटो है, कोई टेक्स्ट मैसेज है, कोई ईमेल है, उस पर आँख बंद करके भरोसा ना करें। ज़ीरो ट्रस्ट पॉलिसी हमेशा फॉलो करें। हेलो हेलो पापा। हाँ रिंकू, पापा, मुझे इमरजेंसी हो गई है। अरे क्या हुआ? घर आके बताता हूँ पापा, पहले 40,000 रुपये भेज दो, इमरजेंसी है। अरे पर हुआ क्या? तू ठीक तो है ना? घर आके बताता हूँ, पहले 40,000 रुपये जल्दी भेज दीजिए, इमरजेंसी है। अरे रुको रुको रुको, भेजता हूँ। तो गौर किया आपने कि इस तरह की फोन कॉल्स में इन अपराधियों के पास आपकी पूरी जानकारी पहले से ही होती है, यानी आपकी जानकारी लेकर आपसे वॉइस क्लोनिंग कर ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाई जाती है ताकि आपको विश्वास हो जाए कि कॉल आपके जानकार की ही है। यही नहीं, अब तो व्हाट्सएप पर आपके जानकारों के रिश्तेदारों के डीप फेक वीडियोस बनाकर भी आपको भेजे जा रहे हैं, मदद मांगने वाले वीडियोस, क्योंकि सारा खेल तो पैसे का ही है। लेकिन इन धोखेबाजों के इन फेक कॉल से बचने का तरीका है सिंपल, रुको, सोचो और फिर एक्शन लो। ऐसी कॉल्स पर क्या एक्शन लेना चाहिए? वेल, पैसे भेजने से पहले वापस अपने परिजन को जिन्होंने मदद मांगी है उन्हें कॉल करें। फेक कॉल का सच सामने आ जाएगा, क्योंकि ये घोटालेबाज आपके परिजन के क्लोन नंबर से ही आपको फेक कॉल तो कर सकते हैं, पर जब आप कॉल करेंगे तो कॉल रिसीव नहीं कर सकते। इन बातों को समझना जरूरी है। हेलो पापा। हेलो दीदी, जल्दी से 50,000 रुपए भेज दो। 50,000 रुपये नंबर पर भेज दो। हेलो दीदी, हॉस्पिटल में हूँ, जरा जल्दी से 50,000 रुपए इस नंबर पर भेज दो। हेलो मामा, मेरी कार खराब हो गई है, मेरा फोन नेटवर्क भी काम नहीं कर रहा है, प्लीज जल्दी से 50,000 रुपये इस नंबर पर भेज दो। आपको एक कॉल आ जाता है और आपके ही किसी परिचित के नंबर से और उसी की आवाज़ में, और वो किसी मुसीबत में, तो आप डेफिनेटली हेल्प करने के लिए राजी हो जाएंगे, क्योंकि कॉल स्पूफिंग हो जाती है। किसी के नंबर से किसी को भी कॉल जाया जा सकता है। एक भाई साहब हैं, अभी तिहाड़ जेल में बंद है, वो गृह मंत्री जी के नंबर से कॉल करते थे। तो ये सारी चीज़ें पब्लिक को जब तक पता ही नहीं होंगी कि ऐसा हो सकता है, आवाज़ क्लोन हो जाती है। सबको पता है कि हज़ारों ऐसे प्रोमिनेंट पॉलिटिशियंस के नाम के वीडियोस चल रहे हैं जो उन्हीं की आवाज़ में कुछ भी कहलवाया जा रहा है, गाने गवा दिए जाते हैं। ये जानकारी हर एक व्यक्ति को होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो तुरंत रस ना करके डरे ना, पैसे वैसे के मामले में तुरंत एक्शन ना ले, थोड़ा सोचे, कॉल बैक करे। आपके नंबर से किसी को कॉल तो जा सकता है, वो कॉल रिसीव नहीं कर सकता। यदि मैं तुरंत कॉल बैक करूँगा तो वो कॉल आप ही को आएगा, पर उस समय आप इतना डर चुके होते हो कि आप कॉल बैक भी नहीं करते, आप पूरी तरह भरोसा कर लेते हो कि नहीं आप ही ने किया है। तो एक छोटी सी ट्रिक बताने कि यदि आपको किसी के नंबर से कॉल आ जाए, उसको कॉल बैक करें, और यदि वो कॉल नहीं उठ रहा है तो समझ जाए कुछ गड़बड़, क्योंकि जो व्यक्ति कॉल करके पैसे मांग सकता है वो कॉल रिसीव भी तो कर सकता है। तो इसका मतलब है क्रिमिनल ये भी फ़ायदा उठाते हैं कि आप फ्लाइट में हैं या आप मीटिंग में हैं, आपका कॉल बिजी है, उस समय वो आपके परिचित को कॉल करके पैसे मांगेंगे, ताकि जब आप कॉल बैक करें तो उनसे बात हो ही ना। तो ये जो सिचुएशंस और ये बदलती रहती हैं। डीप फेक के तो कितने ही उदाहरण हमारे सामने हैं जिनका प्रयोग आपको लुभाने के लिए, भ्रमित करने के लिए, फाइनेंशियल स्कैम्स के लिए किया जाता है। कम समय में अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में आप अपना सब कुछ गवा देते हैं। इन वीडियोस को ध्यान से देखें। वित्त मंत्री कह रही हैं कि हर देशवासी को नेशनल एआई डेवलपमेंट प्रोग्राम में 21,000 डालने पर 10 लाख मिलेंगे, लेकिन ये फेक है। इसी तरीके से इस फर्जी वीडियो में सुधा मूर्ति जी कह रही हैं कि 21,000 डालने पर आपको 28 दिन में 17 लाख मिल सकते हैं। जरा वीडियो ध्यान से देखें। रियल और फेक वीडियोस आपके सामने हैं, इनको ध्यान से देखें, क्योंकि यहाँ पर सुधा जी का रिवर्स इमेज सर्च करने पर पता चलता है कि यह वीडियो तो जमुनाबाई नर्सरी स्कूल ने फरवरी 27, 2017 को अपलोड किया था, और इसमें सुधा जी ने किसी भी निवेश प्लेटफॉर्म को लेकर कुछ कहा ही नहीं था। यानी ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये फेक वीडियो था। सचिन तेंदुलकर के भी डीप फेक वीडियोस हैं, जिसमें वे एक गेमिंग ऐप को एंडोर्स करते नजर आ रहे हैं, ये कहते हुए कि उनकी बेटी ने इससे बहुत प्रॉफिट कमाया है, लेकिन ये भी फेक वीडियो है।
वे एक्स पर पोस्ट करके कह भी रहे हैं कि यह वीडियो नकली है, आपको धोखा देने के लिए बनाया गया है। टेक्नोलॉजी का इस प्रकार का दुरुपयोग बिल्कुल गलत है। आप सबसे विनती है कि ऐसे वीडियो या ऐप या विज्ञापन आपको अगर नजर आए तो तुरंत रिपोर्ट करें। और यह महत्वपूर्ण बात है कि आपको ऐसे सब डीप फेक्स को लेकर रिपोर्ट करना चाहिए। जैसे जैसे ये तकनीक बेहतर हो रही है, चुनौती बढ़ रही है, क्योंकि असली और एआई जनरेटेड में फर्क करना मुश्किल हो रहा है। दिल्ली ब्लास्ट केस की जांच में भी ये कहा जा रहा है कि डॉक्टरों के ब्रेन वॉश के लिए भी झूठे एआई वीडियोस का ही आतंकी प्रयोग कर रहे थे। यानी इस तकनीक का किसी भी हद तक दुरुपयोग संभव है। इसीलिए इसे लेकर संयुक्त राष्ट्र भी चिंता जता चुका है। जोहानिसबर्ग में आयोजित G20 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि आतंक का औजार ना बने एआई। इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए देशों को साथ आना होगा। मानवता की भलाई के लिए ही इसका प्रयोग हो, यह सुनिश्चित करना होगा। इस तकनीक के मिसयूज को लेकर नए नए स्कैम्स किए जा रहे हैं, जैसे नौकरी के ऑनलाइन इंटरव्यू में डीपफेक का प्रयोग। एक टेक कंपनी ने इंटरव्यू लिया, ऑनलाइन इंटरव्यू, जिसमें उम्मीदवार का चेहरा असली ही लग रहा था, लेकिन बॉडी लैंग्वेज और बोलने का तरीका कुछ गड़बड़ था। बाद में पता चला कि यह डीप फेक था, उम्मीदवार असली था ही नहीं। यानी तकनीक के साथ साथ हमें भी स्मार्ट, सतर्क होना होगा, रहना होगा साइबर अलर्ट। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, बने रहें हमारे साथ। यस तो तुम हो अंजलि कुमार, मैं सीनियर ऑफिसर रंजन। शुरू करो इसका इंट्रोगेशन। और इंट्रोगेशन के दौरान कैमरा बंद मत करना। तुम्हारा अरेस्ट वारंट। तो कौन से टेररिस्ट ग्रुप से हो? टेररिस्ट ग्रुप? तुम्हारे पार्सल में जो ड्रग्स, फेक पासपोर्ट, वो कहाँ भेजे जा रहे थे? ये सब मेरा नहीं है सर। तुम्हारा आधार 4342 से एंड होता है। हाँ। इससे कई बैंक अकाउंट्स लिंक्ड हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस है तुम पे। कोर्ट प्रोसेस के लिए बैंक अकाउंट लॉगिन करो और स्क्रीन शेयर करो। अब एफडी तोड़ो और सारा अमाउंट कोर्ट के अकाउंट में ट्रांसफर करो। पैसे आ गए। अब बस थोड़ी देर में केस का स्टेटस समझ आ जाएगा। याद रखें, असली पुलिस ऑफिसर्स कभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्स द्वारा इंटरोगेशन नहीं करते हैं, ना ही आपके फाइनेंशियल डिटेल्स मांगते हैं। ऐसे कोई भी कॉल्स आए तो तुरंत डिस्कनेक्ट करें और नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पे रिपोर्ट करें। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती। इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आप देख रहे हैं साइबर अलर्ट, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दुरुपयोग की, जो साइबर अपराधी विभिन्न तरह के स्कैम्स और फ्रॉड्स करने के लिए कर रहे हैं। वैसे कई मशहूर सेलिब्रिटीज यूट्यूब या अन्य प्लेटफॉर्म्स और एआई जनरेटेड फेक कंटेंट के खिलाफ अदालत भी पहुंची हैं कि उनकी स्वीकृति के बिना उनकी छवि, उनकी आवाज का उपयोग हो रहा है। इससे उनकी प्रतिष्ठा, उनकी पहचान, उनकी निजी जानकारी, उनका निजी जीवन को भी बड़ा खतरा है। इनमें ऐश्वर्या रॉय, अभिषेक बच्चन, जया बच्चन, अक्षय कुमार जैसे बड़े चेहरे भी शामिल हैं। अदालत ने कई मामलों में कंटेंट को हटाने, हर्जाना देने या फिर स्थायी निषेध के आदेश भी दिए हैं, लेकिन ये दिखाता है कि कैसे एआई का खतरा बढ़ रहा है। सोशल मीडिया पर सेलिब्रिटीज ही नहीं, आम लोग भी हो रहे हैं डीपफेक का शिकार। कुछ लोग महिलाओं की तस्वीरों का ही इस्तेमाल कर उनके अश्लील डीपफेक वीडियोस बना लेते हैं और फिर उन्हें ब्लैकमेल करते हैं। ये तकनीक अब हथियार बन चुकी है, मानसिक शोषण का, सामाजिक शर्मिंदगी का। लेकिन आप डरे नहीं। cybercrime.gov.in पर जाकर आप बिना अपनी पहचान बताए भी शिकायत कर सकती हैं और विश्वास करें, एक्शन लिया जाता है। लेकिन आप फंसते तब हैं जब आप इन पर विश्वास कर लेते हैं। और अगर आप बचना चाहते हैं तो कुछ बातों का ध्यान तो रखना ही होगा। किसी भी वायरल वीडियो पर आपको तुरंत विश्वास कतई नहीं करना चाहिए। वीडियो का सोर्स क्या है, पहले उसको तो जांच ले, वहां भी आपको संदेह हो सकता है। रिवर्स इमेज सर्च और डीप फेक डिटेक्शन टूल्स भी उपलब्ध हैं, आप उनका भी उपयोग कर सकते हैं।
सोशल मीडिया पर कुछ भी शेयर करने से पहले 2 बार सोचें जरूर, क्योंकि ये डीप फेक्स को वायरल करने में आपकी भूमिका नहीं होनी चाहिए। यहाँ रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे रेड अलर्ट के साथ। देखते रहें साइबर अलर्ट। तुम तो कमाल के आदमी हो यार, हमारा भी पैसा बढ़ा दो। सर ग्रुप पे जैसा बोला जाए बस वैसा करते जाइए। अच्छा ये तो बहुत का कर दिया महाराज। आप जैसे पढ़े लिखे लोगों को ये बिल्कुल फर्जी इन्वेस्टमेंट ग्रुप का सदस्य बना करके आपको फंसा रहे हैं। हमको चूना लगा रहे हैं। बिल्कुल, आप भी कभी भी किसी अनजान सोशल मीडिया इन्वेस्टमेंट ग्रुप में बिल्कुल न जुड़े। और यदि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना हो तो हमेशा सेबी अप्रूव्ड ऐप से ही करें। शिकार होने पर ये नंबर पे फोन कीजिए 1930 या फिर ये जो वेबसाइट दिया हो ना नीचे www.cybercrime.gov.in आपकी स्क्रीन पर, वहां शिकायत जो है आप दर्ज करें। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती, इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। और ब्रेक के बाद अब बात रेड अलर्ट की, जिसमें आज आपके लिए एक टेस्ट दे रही हूं। ध्यान से देखें, ये दोनों वेब एड्रेस जो दिखने में समान से ही लग रहे हैं, लेकिन ध्यान दीजिए ये एक जैसे हैं नहीं। अंतर पहचानिए। maybank2you.com 2 तरीके से लिखा गया है, ये एक जैसे नहीं है। citibank.com ये भी एक जैसे लग रहे हैं लेकिन है नहीं। आप सवाल उठा सकते हैं कि भाई फर्क ही नहीं है कोई, तो क्यों कह रही हूं मैं ऐसा। दरअसल पहला सही है, दूसरा हैकर्स के द्वारा बनाया गया है और ये कंप्यूटर सिस्टम कह रहा है। क्यों? यहां फर्क सिर्फ एक लेटर ए का है। दूसरे यूआरएल में इस्तेमाल किया गया ए असल में सिरिलिक वर्णमाला का अक्षर है। ये कुछ देशों में बोली जाने वाली भाषा है जिसके कुछ अक्षर लैटिन के समान ही हैं। तो सिरिलिक ए और लैटिन ए के साथ साथ ये उदाहरण देखिए, सिरिलिक ओ और लैटिन ओ दोनों बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, देखने में बिल्कुल समान, लेकिन कंप्यूटर सिस्टम्स में हर एक के अलग यूनिकोड वैल्यू होती है और इसीलिए यूआरएल में जब इनका प्रयोग किया जाता है तो आपको ये एक जैसे ही दिखते हैं, इसलिए आप इनके झांसे में आ जाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले अच्छी तरह जांच लें। किसी अनजान लिंक से किसी वेबसाइट या ऐप को खोलने से आपको बचना ही चाहिए। आज के टाइम में मैं बताना चाहूँगा एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है जिसको हम सिरिलिक टेक्स्ट बोलते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है और बहुत ही चिंता का विषय है। तो इसलिए जब भी कोई भी आप टेक्स्ट देखें तो डायरेक्टली उस पर क्लिक न करें, कोशिश करें कि मैनुअली ही जो भी यूज़र नेम है या फिर जो भी डोमेन्स हैं आप मैनुअली ही उसमें अपना इंटर करें उस डोमेन का नाम। तो कार्यक्रम में आज हमने आपको बताया कि किस तरीके से साइबर अपराधी एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे स्टेप बाय स्टेप वो इसको यूज करते हैं। ये भी तस्वीर हमने आपके सामने इसीलिए रखी कि जब आपके पास ऐसे कोई मैसेजेस आए तो उन पर विश्वास ना करें। एआई इज एट वर्क। रहें सावधान और इस जानकारी को भी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि हम अपने देश को रख सकें साइबर सेफ। जुड़िए हमारे साथ। हमारा ईमेल आईडी है cyberalert.ddnews@gmail.com और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी आप हमारे सारे एपिसोड्स देख सकते हैं। तो अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे आपके सामने लेकर एक और महत्वपूर्ण विषय। तब तक आप रहें साइबर सेफ, रहें साइबर अलर्ट। जय हिंद। साइबर अलर्ट के प्रायोजक थे केंद्रीय गृह मंत्रालय का इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C। साइबर अपराधियों का मत लो टेंशन, स्टॉप, थिंक एंड देन टेक एक्शन। और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। सतर्क रहें, साइबर सुरक्षित रहें।